हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। करने वाले हम पेडागोजी की क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कराती हूँ यहाँ ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, हिंदी, इंग्लिश, EVS एंड पेडागोजी, साथ में और मैथ की क्लासेस भी कराती हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। विकास एक समान होता है, तो विकास एक समान नहीं होता है। विकास क्या चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, इसलिए एक समान नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग हो जाएगा। विकास बिल्कुल अप्रतिशत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास प्रतिशत होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं। जी हाँ, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं। हर व्यक्ति का विकास जो है अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से होता है। निम्न विशिष्ट विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। विकास में क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएँ जो हैं वो पाई जाती हैं। हर व्यक्ति का क्रम समान हो सकता है कि पहले उसके सर का विकास होगा, फिर उसके हाथों का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा। क्रम समान हो सकता है, मगर वहाँ पर जो उसकी मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। किसी में ये विकास जल्दी हो सकता है, किसी में लेट हो सकता है। किसी में कोई बच्चा 2 साल का जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा 1.5 साल का चलना सीख जाता है। या बोलने की बात करते हैं तो कोई बच्चा जो है उसमें बोलने का विकास जल्दी हो जाता है, किसी में लेट होता है। तो क्रम तो सेम होता है, पर जो उनका समय होता है वो चेंज हो सकता है। व्यक्ति की भिन्नताओं पर ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों को बेहतर पोषण व स्वस्थ सुनिश्चित हो सकता है। तो जी हाँ, ये करेक्ट है। इसीलिए सरकार ने मिड डे मील की जो योजना थी वो शुरू की थी कि बच्चों को पोषण मिलेगा, स्वस्थ, तो बच्चे स्वस्थ हो सकेंगे और अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इसका तर्क दिया है, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। तो पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों ही बच्चे के विकास में मुख्य रोल निभाते हैं। तो इसलिए तर्क जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर ए में दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो जाएगा, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। बी में देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी में दिया है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, वो सही व्याख्या भी नहीं कर रहा और ऑप्शन ही गलत दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 3 में देख लेते हैं क्या दिया है। सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूलों का क्या प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था की बात हो रही है। बच्चे की प्राथमिक संस्था उसका परिवार होता है, और द्वितीयक में आ जाते हैं स्कूल, और आ जाता है कोई संचार का माध्यम। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इसके। ऑप्शन ए में दिया है, बच्चे को घर से अलग कर देना चाहिए। तो ये द्वितीयक संस्था का कार्य नहीं है। बच्चे की घर में सीखी गई बातों को पूर्ववत करना चाहिए, उन्हें बार बार दोहराना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। बच्चे द्वारा सीखी गई बातों का खंडन करना चाहिए। बच्चा जो बातें सीखता है उसका खंडन आप नहीं कर सकते हैं। बच्चा इससे क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा और वो सीख नहीं पाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, परिवार का विस्तार, जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे की जो भी चीज़ें सीखी हुई हैं उनका विस्तार करना चाहिए, जिससे कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आते हैं 4 पर। 4 में दिया हुआ है, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तु की घटनाओं को देखता है। तो अगर बच्चे ने दिमाग में कोई चीज़ या किसी वस्तु को देखता है और उसके लिए कोई स्कीमा बना रखा है, कोई एक बात विचार बना रखा है और उसमें अपनी नई घटनाओं का वो समावेशन करता है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। समावेशन, संगठन, अनुकूलन या पाड़। पाड़ नहीं है, अनुकूलन भी नहीं होगा और ना ही कोई संगठन बना रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समावेशन कर रहा है, अर्थात उसमें चीज़ों को क्या कर रहा है, वह जोड़ रहा है। जोड़ना या समावेशन बात एक ही होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समावेशन। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में देख लेते हैं। फिलिंग ब्लैंक दिया हुआ 5 में बच्चे भिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं, परंतु निगमात्मक सोच नहीं कर पाते हैं।
अर्थात बच्चे जो हैं कोई समस्या का समाधान कर लेते हैं पर उनके बारे में कोई नियम नहीं बना पाते हैं, कोई नियम बनाकर समस्याओं को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये वही बात हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। संवेदी चालक अवस्था, तो ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की। तो इस आयु के बच्चे तो कोई समस्या का समाधान ही नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए तो रोंग हो जाएगा। फिर आती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं क्या दिया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, तो ये होती है हमारी 2 से 7 वर्ष की। तो इस अवस्था में बच्चा जो है कोई नियम का या कोई समस्या का समाधान करने लायक नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगी रोंग, क्योंकि ये बाल्यावस्था में ही आती है। आते हैं डी पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हो जाती है 7 से 13 वर्ष की। इस अवस्था में बच्चा किशोर हो जाता है। इसमें बच्चा नियमों के साथ समस्याओं के समाधान कर सकता है, तो इसलिए ये भी रोंग हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। देख लेते हैं राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो अवस्था होती है कितने वर्ष तक की, ये होती है 7 से 11 वर्ष की। और इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान कर लेते हैं, पर उनको नियम बनाने नहीं आते। वह नियमबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं कर लेते हैं, पर यह है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। 7 से 11 वर्ष का बच्चा हो जाता है इतना बड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में पूर्व पारंपरिक स्तर की बात हो रही है। देख लेते हैं ऑप्शन। इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन है राइट नहीं है। अच्छा या बुरे नियमों का पालन अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है, तो ये सही है। यहाँ पर अच्छाई और बुराई की बात होती है, नियमों की बात होती है। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने में का प्रयास करता है, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो सार्वभौमिक है, तो ये भी यहाँ पर रोंग हो जाएगा। ऐसा कोई सिद्धांत कोहलबर्ग का नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो कोहलबर्ग हैं वो बात किसके बारे में करते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है पूर्व पारंपरिक स्तर की। और पारंपरिक स्तर में जो बात होती है वो होती है अच्छे या बुरे नियमों का पालन करना, और उनसे क्या होता है, नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों पर ही निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 7 में दिया है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को। तो बात हो रही है यहाँ पर वाइगोत्स्की की, और वाइगोत्स्की जी ने बात की है किसकी, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत की। तो यहाँ पर एक शिक्षिका है, तो उसको क्या करना चाहिए, वह विश्वास रखती है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में। तो ऑप्शन दिए हैं। विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया व संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करना हमेशा रोंग होता है। यहाँ पर बच्चे को डिमोटिवेट आप नहीं कर सकते हैं, तो ये रोंग हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर उसे उपयुक्त पाड़ देना चाहिए। जी हाँ, ये सही बात है। बच्चे को अगर ज़रूरत है तो आप इस पाड़ को स्कैप फोल्डिंग भी बोलते हैं। आप बच्चे को स्कैप फोल्डिंग दे सकते हैं। पाड़ का क्या अर्थ होता है आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाड़ होता है अगर कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान कर रहा है और उसको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसको सही से नहीं समझ पा रहा है, तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, उसकी समस्या को अपने शब्दों में थोड़ा ईजी कर देना चाहिए। थोड़े उसे निर्देश दे देने चाहिए जिससे कि बच्चा ईजीली उस समस्या का समाधान कर पाए, तो उसको बोला जाता है पाड़। आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी में क्या दिया है देख लेते हैं। सी में दिया है विद्यार्थियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए इनाम व सजा का उपयोग। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रोंग। विद्यार्थियों को उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर उद्दीपन और प्रतिक्रिया की बात नहीं हो रही है, तो ये भी रोंग हो जाएगा। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चे को क्या करना चाहिए, उपयुक्त पाड़ देना चाहिए। तो वाइगोत्स्की जी ने यही बात की है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के किया जाता है। तो हमें यहाँ बताना है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, किस क्षेत्र के किया जाता है, बाहर, अंदर, नीचे या आगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंदर। बात हो रही है यहाँ पर किसकी, समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। बात हो रही है प्रगतिशील की, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और बात हो रही है यहाँ पर बाल केंद्रित की, जिसमें बच्चे जो हैं खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, और ज़्यादा रोल किसका होता है, बच्चे का ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं देख लेते हैं।
डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो ये तो बात राइट है। यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा की बात है, तो इस तरह के आप सामग्री का यूज़ कर सकते हैं। क्रियात्मक खेल खोज अनुभवों से सीखने पर बल देना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल संचालित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर बल देना चाहिए, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, तो सक्रिय भागीदारी हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। पर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि बात हो रही है निगेटिव की, तो हमारा जो निगेटिव में मैच होता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं और हमें देखना है यहाँ पर कि निगेटिव कौन सा है। तो निगेटिव जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। केवल जो है क्या करना चाहिए, बच्चे का पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ही बल देना चाहिए कि जल्दी जल्दी बच्चे का सिलेबस पूरा किया जाए, चाहे बच्चे को समझ आए या नहीं आए। पर बात जब प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा की होती है तभी आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और हमें निगेटिव देखना था, तो निगेटिव से मैच करते हुए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। बाकी तीनों पॉइंट जो थे वो राइट थे, पॉजिटिव थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं क्या। आपको एक चीज़ ध्यान जरूर रखनी है कि आप केवल क्वेश्चन के आंसर ऐसे भी लगा सकते हैं जो पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव सही माने जाते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में नेगेटिव बात पूछिए तो आप नेगेटिव पॉइंट को ही मैच करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आप नहीं को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। पेपर में इसकी वजह से बच्चे बहुत बार जो है अपना क्वेश्चन गलत कर पाते हैं और सही नहीं कराते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 10। मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धिलब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में प्रमुख चिंता यह है कि, क्या चिंता मेन है यहाँ पर। बुद्धिलब्धि की बात हो रही है मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। जी हाँ, ये बात सही है। वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं, ये भी सही नहीं है। वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ये है कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, यह चिंता का विषय हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है शिक्षक को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। तर्क दिया है भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है, तो भाषा का जो विकास है एक जन्मजात क्षमता नहीं है, भाषा अधिग्रहण जन्मजात क्षमता होती है, ना कि विकास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये आर का तर्क दिया है ये गलत है और जो यहाँ पर इन्होंने कथन दे रखा है ये भी रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं यहाँ पर। ऑप्शन में दे रखा है सही उत्तर चुने। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है यहाँ पर। बी में दिया है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी रॉन्ग है। ए सही और आर गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों गलत हैं। कोई भी क्वेश्चन का जो दे रखे हैं तर्क और कथन दोनों ही गलत दे रखे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है कथन और तर्क वाले क्वेश्चन जो है पेपर में आते ही आते हैं। यहाँ पर दे रखा है लड़के व लड़कियाँ जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं। तो यहाँ पर जो कथन दिया है ये सत्य है। बच्चे जो हैं अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। लड़कियाँ अपनी मम्मियों को देखकर घर का काम करना सीख जाती हैं और लड़के अपने पापा को देखकर कि हमें किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। तो ये बात सही है यहाँ पर। इसका जो तर्क दिया है जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है, तो ये गलत हो जाएगा। जेंडर जो है पूर्णतः जैविक संरचना नहीं है, यह एक क्या संरचना होती है, सामाजिक संरचना होती है। जेंडर सामाजिक संरचना है जबकि लिंग जो होता है वो जैविक संरचना होती है। तो ये तर्क जो दे रखा है इसका ये तो हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है आर सही, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर जो है गलत है, वो सही व्याख्या नहीं करता है। जेंडर कोई भी पूर्णतः जैविक संरचना नहीं होती है, ये एक सामाजिक संरचना होती है। जेंडर का निर्धारण समाज ने किया है कि ये लड़के हैं और ये लड़कियाँ हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है छात्रों के विविध समूह से बातचीत करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसी चर्चाएं जो बच्चों को हतोत्साहित करें और छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये चीज़ गलत है। हतोत्साहित जहाँ पर आ जाता है वो नेगेटिव पॉइंट में ही आता है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो जाता है। लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ये भी गलत है। रूढ़ियों और पूर्वग्रहों की बात नहीं होनी चाहिए। एक समान पाठ्यक्रम का पालन करके मूल्यांकन का मानकीकरण करना चाहिए, तो जी हाँ ये सही हो जाएगा। एक समान पाठ्यक्रम का पालन करके
बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। देख लेते हैं डी में क्या दे रखा है, शिक्षण की प्राथमिक विधा के रूप में व्याख्यान पद्धति को अपनाना चाहिए। तो व्याख्यान पद्धति की बात नहीं होनी चाहिए, ये लेक्चर मेथड जो जाता है बच्चे सक्रिय होकर नहीं सीख पाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर माना जाएगा इनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे, उसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों का जो मूल्यांकन हो मानकीकरण द्वारा होना चाहिए, बच्चों से सेम प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उनको सेम उत्तर के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे इसका आंसर ये भी एक मेन तरह से सूटेबल नहीं बैठता है, ये डाउटेबल क्वेश्चन रहा है एग्जाम में भी, सीटेट वालों ने इसका एग्जाम का आंसर भी नहीं दिया था आंसर शीट में। तो इसलिए वैसे इसमें इन तीनों में देखा जाए तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट सही लगता है, बट ये भी अगर आप देखेंगे तो और अदर ऑप्शन आपकी चॉइस के लिए होगा तो शायद वो सही हो। चलिए आते हैं इसलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 14 में दिया हुआ है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, समग्र सर्वगीण और समग्र होना चाहिए, मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, योगात्मक व मानक संदर्भित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मूल्यांकन होता है वो सर्वगीण और समग्र होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण तरह से पूरा एक साथ जो है मूल्यांकन होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 15। निम्न में से कौन से लक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं हैं। बात हो रही है समालोचनात्मक, अर्थात विद्यार्थी कैसा है, बुराइयों को देख पा रहा है, उसके बारे में समझ पा रहा है, विचार रख पा रहा है, अपने अच्छी बुरी की समझ बना पा रहा है और उसके बारे में तर्क दे पा रहा है, तो वो समालोचनात्मक हो जाता है। खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति के, जी हाँ ऐसे बच्चे होते हैं, तो ये राइट है। आंखें बंद करके निर्देशनों का पालन, तो ये निगेटिव पॉइंट में आ जाएगा और हमें निगेटिव ही मैच करना था। स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना, तो ये तो सही में आता है। स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन, ये भी सही में आता है, पर हमें निगेटिव मैच करना था, निगेटिव से बी मैच होता है। आंखें बंद करके निर्देशों का पालन करना, ये बात सही नहीं होती है और यहाँ पर यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है। तो यहाँ पर लचीले अधिगम की बात हो रही है और विशिष्ट ज़रूरतों को के अनुरूप लचीला बनाया जा रहा है कक्षा को। और कक्षा कैसी है यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, कक्षा एक समावेशी कक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे हैं, कोई पिछड़ा बच्चा है, कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, सभी तरह के बच्चे साथ पढ़ रहे हैं। बेहद मानकीकृत पाठ्यचर्या होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। मानकीकृत आकलन होने चाहिए, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है सीखने का सार्वभौमिक क्या होना चाहिए, अभिकल्प होना चाहिए, मतलब सीखना कैसा होना चाहिए, अभिकल्प होता है वर्तमान समय में जो कार्य सिखाए जा रहे हैं वैसा होना चाहिए। एक समान व योगात्मक मूल्यांकन हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प होना चाहिए, अर्थात सीखा जो चीज़ें हैं, सीखी गई चीज़ें वर्तमान का समय में होनी चाहिए, अर्थात सबको एक साथ समान सिखाया जाना चाहिए, तो बात ये सही हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 17। विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षक को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से करना चाहिए। तो ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर बहुसांस्कृतिक कक्षा की बात हो रही है और बहुसांस्कृतिक मतलब जिसमें बहुत संस्कृतियों के बच्चे आ रहे हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति के बच्चे हैं, उनकी बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना चाहिए, एक समान और मानकीकृत आकलन सुनिश्चित करना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे की पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, अलग अलग नहीं बनाना चाहिए। कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना को महसूस करे, तो ये हो जाएगा सबसे राइट और सुटेबल आंसर। ऐसा कक्षा का जो है कैसा बनाना चाहिए, माहौल ऐसा होना चाहिए, बच्चे जो हैं आपस में एक दूसरे से अच्छी बातें करें, विचार विमर्श करें, सीखें एक दूसरे से, और क्या करें अपनेपन की भावना को महसूस करें, उन्हें कोई भी अकेलापन फील ना हो, वो ये ना सोचें कि हम पिछड़े वर्ग से आए हैं, बच्चों में जो है अपनेपन की भावना हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 18। सुनीता एक ही गति कार्य को कई बार दोहराती है तथा अपने दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई महसूस होती है उसको, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। उनको समझ तो सारी चीज़ें आती हैं, बहुत बारीकी से समझ जाती है चीज़ों को, पर वह दोस्त नहीं बना पा रही है और कार्य को बार बार दोहराती है। तो यह किसके विशिष्ट लक्षण है, यहाँ देख लेते हैं। स्वालीनता, पाठन्य वैकल, लेखन्य वैकल या ध्यान न्यूनता, अति सक्रियताशीलता विकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्वालीनता बोला जाता है, इसको ऑटिज्म भी कहते हैं। और ये होता है क्या, मैं चलिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्वालीनता में ऐसा होता है, मानसिक संबंधी विकार माना जाता है और इसके द्वारा बच्चे में क्या हो जाता है, स्पीच डिले हो जाता है, बच्चा देर से बोलना सीखता है।
अर्थात वह अपनी बातों को किसी के सामने नहीं रख पाता है, बोलना बहुत उसमें लेट होता है, वह बोल नहीं पाता है, अपने मित्रों को नहीं बना पाता है। अगर आप उसको देते हैं कोई गेम खेलने के लिए, तो अगर उसे पसंद आ जाता है तो वह वही गेम बार बार खेलता रहता है, उसको दोहराता रहता है, उसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह के बच्चे बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं स्वलीनता के होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में दिया है, कौन सा उदाहरण सहायिकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। तो बात सुनने में मदद की हो रही है, तो ब्रेल प्रणाली ये गलत हो जाएगा, ये अंधे व्यक्तियों के लिए होती है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है। बी में देख लेते हैं। बात हो रही है यहाँ पर छड़ी भी, तो छड़ी दृष्टिबाधित बच्चों के ही काम आएगी या व्यक्तियों के काम आएगी। ध्वनि प्रवर्धक की बात हो रही है, जो सुनने वाली मशीन होती है उसकी बात हो रही है, या चश्मे की बात हो रही है, चश्मा भी दृष्टिबाधित के लिए ही काम आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सुनने के लिए अगर कोई दिक्कत हो रही है और उसको सुनने में मदद चाहिए तो वो ध्वनि प्रवर्धक के द्वारा हो सकती है। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 20 में दे रखा है, अभिसारी सोच निम्नलिखित में से रचनात्मक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। तो अभिसारी सोच है रचनात्मक विशेषता, विचारों की मौलिकता है, या लचीलापन है, या अपसारी सोच है। तो अपसारी सोच नहीं होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है हमारा क्या है, रचनात्मकता की बात हो रही है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक अभिसारी सोच आ जाएगी, विचारों की मौलिकता आ जाती है, और लचीलापन आ जाता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट है, या फर्स्ट और सेकंड राइट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड थर्ड राइट है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। या चारों सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब अभिसारी सोच, विचारों की मौलिकता और जो लचीलापन है, ये सब जो है रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 21 में दिया है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अगर प्रभावशाली अधिगम बनाना है तो उसके लिए कैसी शिक्षण गतिविधियाँ हों, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों और उसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की पुनरावृत्ति हो और केंद्रित हो, ये भी गलत है। असंदर्भित व प्रतिरूपित हो, ये भी गलत है। बेहद जटिल और अमूर्त हो, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और उसको आगे बढ़ाया जाए। तो जो ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और उसे आगे बढ़ाने का कार्य जो है एक प्रतिभाशाली अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं कराती हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EBS एंड पेडागोजी ऑल सब्जेक्ट, CTET अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। और आपके सब्सक्रिप्शन से मिलती है हमें मोटिवेशन। तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।